Good afternoon, everyone. Myself Ankit Khari, lecturer of physics in Department of Mechanical Engineering, IIMT College of Polytechnic, Greater Noida. So today we are going to discuss about wave motion and its application. Okay, okay. So basically, what is wave? वेव इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू अ मीडियम, यानी कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक हम ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन जाती है, तो वो कहीं ना कहीं किसकी वजह से जाती है? वेव की वजह से। या हम ये कह सकते हैं कि जब एनर्जी एक जगह से दूसरे पॉइंट तक जाती है, तो इसको, या वी कैन से एनर्जी विच कैन ट्रांसफर बाय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू अ मीडियम, हम इसको भी वेव कह सकते हैं। वेव बहुत सारे टाइप्स की होती है, जैसे कि सी वेव्स, हीट वेव्स, लाइट वेव्स और एक्सेट्रा। साउंड वेव्स भी होती है। सो वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती है, हम इसके बारे में अभी थोड़ी देर में पता पड़ेंगे। ओके। सो सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि वेव प्रोड्यूस कैसे होती है। जैसा कि आप इस गिफ्ट में देख सकते हैं कि एक एक बॉडी बिल्डर है, वो रस्सी के साथ जिमिंग कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे ही वो हाथ हिला रहा है तो एक वेव प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब जब भी हम किसी मीडियम में पेरियोडिक वे में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, तो एक वेव का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक पानी लेंगे, पानी में डिपिंग करेंगे, और अगर आप पानी में जो डिपिंग है वो पेरियोडिक वे में करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि आपकी वेव बनने लगेगी। तो इसी तरीके से जब भी हम किसी मीडियम में पेरियोडिक वे में डिस्टरबेंस करते हैं, तो वेव का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल एक और, जैसे कि हम बोलते हैं, बोलते समय हम अपने गले की हेल्प से ऑसिलेट करते हैं एयर को, जिससे क्या है कि साउंड प्रोड्यूस होती है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ओके। वेव बनती कैसे है? सबसे पहले हम ये पढ़ चुके हैं वेव होती क्या है, इसके बारे में अभी दोबारा से देख लेते हैं कि वेव क्या है। एक डिस्टरबेंस है। क्या है? एक डिस्टरबेंस है जो कि एक मीडियम के अंदर है, विच कैरी एनर्जी विदाउट अ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। जैसा कि आप इस पार्टिकल को देख सकते हैं, ये पार्टिकल अपनी ऊपर और नीचे केवल अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, ये आगे और पीछे मोशन नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल की कोई नेट मूवमेंट इस, जब वेव ट्रांसफर होती है तो नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे सेंटर से शुरू होता है, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो अपनी मीन पोजीशन पर ये वापस से आ जाता है। तो वेव को हम क्या कह सकते हैं? डिस्टरबेंस इन अ मीडियम, जो कि एनर्जी को कैरी करता है विदाउट नेट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। ओके। सो इसके अलावा उसके वेव के अंदर कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, जैसे कि टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी, जिनके बारे में हम धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ेंगे। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड जब कितना टाइम में एक वाइब्रेशन हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप एक राउंड ग्राउंड है, जो कि गोल है, उसमें आप भाग रहे हैं, तो एक चक्कर लगाने में जो टाइम पीरियड लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। इसका एक और एग्जाम्पल होगा कि अगर पंखा घूम रहा है, पंखा की एक पंखड़ी को अगर आप ध्यान से देखें तो उसको एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। इसका एक और एग्जांपल बताते हैं। आप सभी ने पेंडुलम को देखा होगा। जब पेंडुलम को हम एक पॉइंट से छोड़ते हैं, तो वापस उसी पॉइंट पर आने में उसकी एक वाइब्रेशन कहलाती है, और उस एक वाइब्रेशन को करने में जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में कितना टाइम, कितने वाइब्रेशंस होते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक टाइम पीरियड में कितने वाइब्रेशंस होते हैं। एग्जांपल दोबारा से इमेजिन कीजिए, आपके पास एक पंखा है, पंखा एक सेकंड में 3 बार घूम रहा है, तो उसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 3 सेकंड। उसी तरीके से एक घंटे में आप मान लीजिए 10 चक्कर लगा दे रहे हैं ग्राउंड के, तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई 10। तो उसी तरीके से एक सेकंड में कोई पार्टिकल कितनी बार वाइब्रेट करता है, हम उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तीसरा है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस, जैसा कि आप अगली पिक्चर में देख सकते हैं, इसे कहते हैं क्रिस्ट, इसे कहते हैं थ्रो। या तो दो क्रिस्ट के बीच का डिस्टेंस, या दो प्रो के बीच का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं
वेवलेंथ, इसकी एसआई यूनिट मीटर में होती है और इसको डिनोट लैम्डा से किया जाता है। ओके, ठीक है। उसके बाद आता है एम्पलीट्यूड। सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, ये एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, फिर वापस से नीचे आके फिर वापस अपनी जगह जा रहा है। तो इसकी मीन पोजीशन यानी कि जब ऑसिलेशन नहीं कर रहा था उस पोजीशन से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कितना मैक्सिमम डिस्टेंस से ट्रेवल करता है, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, ये इसकी मीन पोजीशन यहाँ पर थी, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो ये वाला पॉइंट जो जितना ये डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसकी एसआई यूनिट भी मीटर में होती है। जिसका जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है उसकी इंटेंसिटी भी उसी के हिसाब से रिलेशन में होती है, यानी कि इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, उसके बाद आता है हमारा वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन अ 1 सेकेंड। एग्जाम्पल, कोई वेव जब भी ट्रेवल करती है तो 1 सेकेंड में जितना भी डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है उसको हम बोलते हैं वेव वेलोसिटी। एग्जाम्पल के लिए, लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में लाइट वैक्यूम के अंदर 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। वहीं साउंड की बात करें तो वो लगभग 343 मीटर पर सेकेंड होती है। इसका मतलब 1 सेकेंड में साउंड 343 मीटर दूर चली जाएगी। सो इसी को बोलते हैं वेव वेलोसिटी, यानी कि कोई वेव एक पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि हमारे पास एक पिक्चर है जो कि वेव की है। ये इसकी मेन पोजीशन है, ये क्रिस्ट है, ये दोनों टॉप पोजीशंस, ये इसका प्रो है, और मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, एम्पलीट्यूड। ओके, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ वेव। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है, मैकेनिकल वेव्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, जैसे आप इसको देखिए एक बार, इसको जैसे कि आप देख सकते हैं, तो पार्टिकल किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, और इसका प्रोपगेशन, प्रोपगेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसका प्रोपगेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो भी एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, उसीलिए क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं इसीलिए इस तरीके के मोशन को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, या इस टाइप की वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। A longitudinal wave has the movement of the particle in a medium in same direction as direction of the movement of the wave। जैसा कि आप इसमें देख भी पा रहे होंगे कि आपने यहाँ पे इसको फोर्स दिया जिससे क्या है, इसके पार्टिकल इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करा। उसी तरीके से प्रोपगेशन यानी कि वेव जा भी किस तरफ रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। मान लीजिए एक्स है, तो दोनों एक्स एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, उसके बाद इसके एग्जाम्पल जैसे कि साउंड वेव, पी वेव और कंप्रेशन वेव। साउंड वेव क्या है, जब भी हम बोलते हैं तो पार्टिकल उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करते हैं जो उसकी प्रोपगेशन की डायरेक्शन होती है, इसीलिए साउंड वेव भी इसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद आती है पी टाइप वेव। पी टाइप वेव क्या होती है, जब भी कभी भूकंप आता है, भूकंप आने पे कई प्रकार की वेव्स भूकंप के एपिक सेंटर से निकलती हैं, जैसे कि पी वेव्स, एस वेव्स। तो बेसिकली जो अर्थक्वेक आने पर पी वेव्स होती हैं वो भी किसका हिस्सा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का। उसके बाद आती है कंप्रेशन वेव्स। जैसा कि तुम्हें आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे इस स्प्रिंग को इन्होंने कंप्रेस किया, कंप्रेस करके वेव आगे जा रही है। तो इस टाइप के वेव मोशन को बोलते हैं कंप्रेशन वेव। और ये किस कैटेगरी में आता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक बार दोबारा से बता देते हैं, जब भी डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसके बाद सेकंड है हमारा ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस पार्टिकल को हम ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल इस पोजीशन पर है, अभी ये ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ गया। तो बेसिकली
इसका जो मोशन है वो अपसाइड डाउन है, यानी कि अप एंड डाउन है। लेकिन वेव की डायरेक्शन किस तरफ है? एक्स डायरेक्शन में। ये वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और वेव की डायरेक्शन किस में है? एक्स की डायरेक्शन में। यानी कि वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, और ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वाई डायरेक्शन में। तो क्योंकि इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। ओके, तो देखिए, वापस से देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? अप साइड एंड डाउन साइड। वहीं प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किस तरफ है? एक्स डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच कितना डिग्री एंगल हुआ? 90 डिग्री एंगल हुआ, जिस कारण इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। ओके, उसके बाद इसके एग्जांपल जैसे कि वाटर वेव। वाटर वेव में आप इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। एग्जांपल, आपने एक तालाब था, तालाब में एक छोटी सी नाव रखी, नाव रखने के बाद उसमें एक पत्थर फेंका, ठीक है? तो आप देखेंगे जब पत्थर से निकली वेव नाव से टकराती है, तो नाव को वो ऊपर और नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट करेगी। तो वेव किस तरफ जा रही थी? बाहर की तरफ। और जो हमारी छोटी सी बोट बनाई थी हमने, जो कि नाव बनाई थी, वो ऊपर और नीचे होती है। तो दोनों के बीच डिस्प्लेसमेंट के बीच क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? वाटर वेव्स। वाटर वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। उसके बाद आता है लाइट वेव्स। लाइट वेव्स क्या होती हैं? आपको सुना होगा कि लाइट क्या है? एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक पार्ट होता है, मैग्नेटिक पार्ट होता है। इलेक्ट्रिक पार्ट भी ऑसिलेटिंग होता है, और मैग्नेटिक पार्ट भी ऑसिलेटिंग होता है। दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर ऑसिलेट करते हैं। उसके अलावा दोनों डायरेक्ट प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है लाइट, इन दोनों का भी 90 डिग्री एंगल होता है। इससे क्या होता है? ये भी एक तरीके का एग्जाम्पल बन गया, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। उसके बाद एस वेव। एस वेव जैसे कि भूकंप में मैंने बताया था कि पी वेव और एस वेव दो तरीके की वेव बनती हैं। तो पी वेव क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल है, उसी तरीके से जो एस वेव है, जब इसकी स्टडी करी गई, तो इसमें हमें पता चला कि एस वेव किस तरीके से मोशन करती है, ट्रांसवर्स वेव की तरह। उसके बाद स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट और टॉर्सन वेव। टॉर्सन वेव टॉर्सन पेंडुलम से रिलेटेड है। सो बेसिकली जब किसी ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं तो उस समय प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइट वेव। लाइट वेव क्या है कि हमने दो तरीके की वेव पढ़ी थी, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव के दो पार्ट थे, ट्रांस लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। तो अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है? These waves are disturbance that does not need any object or to propagate, and can easily travel through a medium or through a vacuum. They are produced due to various magnetic and electric field. The periodic change that takes place in magnetic and electric field therefore known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्चुअल में होता क्या है कि इन वेव्स को, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो बेसिकली दे कैन ट्रेवल इन एनी मीडियम और इन अ वैक्यूम आल्सो। तो दे आर प्रोड्यूस। अच्छा, अब होता क्या है, ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं? जब भी कोई ऑसिलेटिंग या जब भी कोई एसिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इनको प्रोड्यूस करता है। इनमें क्या क्या होता है? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है मैग्नेटिक फील्ड। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रहे हैं, और ये दोनों एक किसके परपेंडिकुलर और है? प्रोपगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में प्रोपगेट ऑसिलेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। और ये दोनों किसके परपेंडिकुलर है? एक्स के। एक्स यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपगेशन हो रहा है। प्रोपगेशन मतलब जिस डायरेक्शन में वेव फ्लो कर रही है। जैसे कि हम पानी डालते हैं, पानी कहीं ना किसी तरीके से बहता है नदी में किसी डायरेक्शन में, उसी तरीके से ये किस डायरेक्शन में जा रही है, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन।
अब आप समझ गए होंगे कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं। ओके, ये टर्म निकाली किसने थी? मैक्सवेल ने, जेम्स मैक्सवेल। ये 18वीं सदी के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उसके अलावा कुछ रिलेशन है जो कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड के बीच होता है, जैसे कि वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा अपॉन टाइम होता है, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम इनवर्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड होती है। उसी तरीके से जो वेलोसिटी होती है वो होती है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी कि किसी भी वेव का अगर आप वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी कर देंगे तो उसकी वेव वेलोसिटी निकल जाएगी। ओके, उसके बाद हमारा टॉपिक है वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन क्या है? जब भी कोई पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट करता है तो हम उसको किसी फंक्शन से डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि इस जगह हमने क्या किया कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ए क्या है? एम्पलीट्यूड। साइन ओमेगा टी क्या है? एक फंक्शन है। इसमें ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। टी क्या है? टाइम। हमने ये एज्यूम कर लिया था कि फेस जो है वो जीरो है। ठीक है। सो अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट की टर्म है जो कि मैं आपको बता भी सकता हूँ कैसे आई। यहाँ पे देखिए, जब आप इसको ट्रेस करेंगे, ट्रेस करने पे इसका फंक्शन जो आएगा वो आएगा ए साइन ओमेगा टी। तो क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की टर्म आ गई, उसी तरीके से इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल सकती है। अगर हम उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सीलरेशन के लिए भी टर्म मिल सकती है। सो साइन ओमेगा टी एक फंक्शन है जो कि एस एच एम को डिनोट करता है। अब जैसे हमारे पास मान लीजिए दो बच्चे हैं जो कि एक दूसरे से रेस कर रहे हैं, और शुरू एक उनमें से पहले शुरू कर दे तो उनके बीच एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा अगर दोनों की सेम स्पीड है। उसी तरीके से जब दो वेव आपस में ऑसिलेट कर रही होती हैं तो एक दूसरे के पीछे हो सकती हैं, आगे भी हो सकती हैं। तो ये एक तरीके का क्या है? डिफरेंस है दोनों के एंगल के बीच, दोनों की डायरेक्शन के बीच। इसी को हम बोलते हैं फेस डिफरेंस। उसके अलावा अब जो हमारा टॉपिक आएगा, तो बेसिकली आप समझ गए होंगे जैसे कि ये थीटा 1 है और थीटा 2 है, तो दोनों के बीच का जो फेस डिफरेंस होगा वो होगा थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या कहता है? अभी तक हमने आपको वेव के बारे में पढ़ाया। उसके बाद अब क्या पढ़ाएंगे हम कि जब दो वेव एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं तो रिजल्टेंट क्या बनाती हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ये कहता है कि द प्रिंस when two or more when two or more waves overlap in space, the resulting disturbance is equal to the algebraic sum of individual difference। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब दो वेव सुपर इम्पोज करती है, सुपर इम्पोज यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ती है, तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी जो कि मिलकर बनेगी वो किसका सम होगी? एल्जेब्रिक सम होगी। दोनों वेव्स का एल्जेब्रिक सम होगी। जैसे कि इस केस में y इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 क्या है यहाँ पे? आ, मतलब y1 क्या है? फर्स्ट वेव। y2 क्या है? सेकेंड वेव। उसी तरीके से अगर 10 वेव होती तो हम तीनों को जोड़ देते। यहाँ पर माइनस साइन का कोई मैटर नहीं है। अगर कोई नेगेटिव है तो उसे -y2 या ब्रैकेट के अंदर -y2 लिख देंगे, जिससे क्या है कि टोटल टोटल इस इक्वेशन पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप सब समझ चुके होंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जब भी कोई दो या दो से अधिक वेव आपस में सुपर इम्पोज करेगी तो जो रिजल्टेंट आएगा वो सबका इंडिविजुअल सम आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। उसके बाद उसके बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, और अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था इंटरफेरेंस क्या होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि एक दूसरे से वेव कैसे मिलती हैं उनकी फाइनल वेव बनती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर दो वेव्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, इन दोनों के बीच जब इंटरफेरेंस होता है तो अगर क्रिस्ट से क्रिस्ट मिलती है, यानी कि दोनों वेव की क्रिस्ट से क्रिस्ट मिलती है या थ्रो से थ्रो मिलती है, तो क्योंकि इसका मतलब ये क्या है फिर? सेम फेस में है। और जब भी दो वेव सेम फेस में होती हैं तो उनके बीच क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि क्योंकि क्रिस्ट और थ्रो आपस में जुड़ गई हैं तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो उससे
बड़ी आती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, ये दोनों वेव मिलकर इसको वेव को बना रही है, जो कि इन पर्टिकुलर इन दोनों के सम इनसे बड़ी है। उसके बाद आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, जब एक वेव दूसरे वेव के मतलब क्रिस्ट और ट्रो आपस में मिल जाएं, तो ये होती है आउट ऑफ द फेस। और जब दो वेव जो कि एक दूसरे के आउट ऑफ द फेस होती हैं, वो आपस में सुपर इम्पोज करती हैं या इंटरफेरेंस करती हैं, तो उस टाइम जो इंटरफेरेंस होता है उनके बीच, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो इनका फाइनल रिजल्ट आया है, ये लगभग जीरो आ गया है। क्यों? क्योंकि इसकी क्रिस्ट इसकी ट्रो से जब जुड़ती है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती है। कैंसल आउट करने के कारण ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। इसी सेम टेक्नोलॉजी पर हमारे नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी काम करती है। इसमें हम क्या होता है कि अलग से कुछ स्पीकर जोड़े जाते हैं जो कि साउंड निकालते हैं अपोजिट फेस में, जो कि नॉइस आ रहा है उसके अपोजिट फेस में। जिससे क्या है, जब वो एक दूसरे से इंटरफेरेंस करते हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के कारण जो बाहर का नॉइस है, जो बाहर की नॉइस है, वो एक दूसरे से क्या हो जाती है, कैंसल आउट हो जाती है, जिससे कि हमें बाहर की आवाज नहीं सुनाई देती। तो ये था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। उसी के साथ ओके, सो दिस इज जस्ट अ समरी ऑफ फर्स्ट चैप्टर, फिजिक्स 2, अप्लाइड फिजिक्स। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और आपको कुछ समझ आया होगा कि हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा। थैंक यू।